हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इतिहास में कारणवाद के बारे में। इतिहास में कारणवाद, सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। हर कार्य करने या होने के पीछे उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मतलब कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके पीछे कोई कारण अवश्य है। बहुत सी चीजें हैं जो पहले भी होती थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसके पीछे के कारण की खोज किया है। जैसे कि ऊपर की तरफ फेंकी गई चीज नीचे ही आती है, इसका सभी को पता था। लेकिन हर वस्तु ऊपर फेंकने पर नीचे ही क्यों आती है, इसका हमें तभी पता चला जब न्यूटन ने इसके पीछे का कारण खोजा। मतलब कि कोई भी चीज है उसका हमें पता तो है, लेकिन हम तब तक उसको सही नहीं मान सकते जब तक कि उसके पीछे का हम कारण नहीं जानते हो। न्यूटन ने हमें इसका कारण बताया था कि ऊपर हम फेंकते हैं कोई भी चीज तो वो नीचे ही क्यों आती है, कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसका कारण हमें किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। इसी विवेक बुद्धि में जब प्रकृति की ऐसी ही संभावित क्रियाओं के बारे में सोचना शुरू किया तो भौतिक विज्ञान का जन्म हुआ। मतलब कि ऐसे ही लोगों ने सोचना शुरू किया कि इसके पीछे क्या कारण हुआ होगा, उसी को हमने भौतिक विज्ञान के रूप में माना है। मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके पीछे के कारणों की खोज ही मनोविज्ञान कहलाती है। मतलब कि मनुष्य कोई भी कार्य कर रहा है, मतलब आप भी अगर कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसी कारण को जानने को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। कलिंगवुड का कहना है कि कारण वह तत्व है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित तथा बाध्य करता है। मतलब कि कलिंगवुड ने यह बताया कि कारण ही वह तत्व है जिससे मनुष्य कार्य करता है और कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित होता है। मतलब कि जब तक कोई कार्य करने के पीछे कोई रीजन नहीं होगा तब तक कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य नहीं करेगा। उसे कोई ना कोई रीजन चाहिए कोई कार्य करने के लिए। घटनाएं इतिहास का निर्धारण करती हैं और घटनाएं बिना कारण के घटित नहीं होती। इसलिए यदि इतिहास का अध्ययन करना है तो हमें मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों की पृष्ठभूमि में छिपे उनके कारणों को भी जानना पड़ेगा। मतलब कि इतिहास में जो भी घटनाएं घटी है, मतलब हल्दी घाटी का युद्ध मान लो, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुए थे उनको मान लो, कोई भी 1857 की क्रांति मान लो, कोई भी घटनाएं घटी हैं इतिहास में छोटी से लेकर बड़ी, उन सभी चीजों के पीछे कारण थे। और जब तक हम उन कारणों को नहीं जान पाएंगे तब तक हम पूरी तरह से इतिहास को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमें अगर इतिहास को जानना है उसको तो उससे पहले हमें उन घटनाओं के पीछे जो कारण थे उनको पढ़ना पड़ेगा, भी हम इतिहास को समझ पाएंगे। ताकि प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि वे कारण इतिहास के शब्दकोश का अंक नहीं है। मतलब कि इन्होंने कारणवाद का खंडन किया है। अब इनका कारणवाद को न मानने का कारण इसका इतिहास को विज्ञान न स्वीकार करना हो सकता है। ऊंचे कारण के पीछे भी कई कारण होते हैं। जैसे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म इसलिए ग्रहण किया था क्योंकि कलिंग के युद्ध में उसके द्वारा बहुत सा भीषण रक्तपात हुआ था। लेकिन क्या इसके पीछे कोई और कारण नहीं हो सकता है? अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर भी लिया था तो उसने इतने बड़े पैमाने में इसका प्रचार प्रसार क्यों किया? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये इतिहास नहीं जानता। मतलब कि इसमें बताया गया है कि कोई भी कारण जरूरी नहीं है कि कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे एक ही कारण हो। कारणों के पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। मान लो 1857 की क्रांति हुई, वो क्यों हुई कि एनफील्ड राइफल्स जो थी वो भारतीयों ने चलाने से इनकार कर दिया था और अंग्रेजों ने विरोध के बाद भी उसे नहीं हटाया था, जिस कारण 1857 की क्रांति हुई थी। लेकिन ये तो तत्कालीन कारण था 1857 की क्रांति होने का। इसके पीछे और भी कई कारण थे। मतलब कि तत्कालीन कारण के पीछे भी कई कारण थे, जैसे कि जो ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने राज्यों में मिला लिया था। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा शोषण करने लग गए थे भारतीयों का। उन्होंने मुगल बादशाहों के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। जिस सरकार का रियल मकसद तो भारतीयों को लूटना था, जिससे कि भारत बहुत ज्यादा निर्धन हो चुका था और इन्हीं सब चीजों से भारतीय बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे और वो बस मौका ढूंढ रहे थे जो कि उन्हें एनफील्ड राइफल्स न चलाने पड़ गया था। तो इसमें यही बताया गया है कि कोई भी घटना घटती है इतिहास में, उसमें जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही कारण है, उसमें कई कारण हो सकते हैं। लेकिन उन कारणों का हमें पता है या फिर नहीं है, ये हम पर डिपेंड करता है। जब हम किसी घटना का कोई कारण के पीछे का कारण खोजने का प्रयत्न करते हैं तो संभवतः उसका कारण भी घटना का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति के कारण ही होता है। इस कारण इतिहास को घटनाओं का सुषुप्त कारणों का निदान भी कहा जा सकता है। कि कोई भी घटना घटी है तो उसके पीछे रीजंस हुए हैं, इसलिए ही कारणों का निदान कहा जाता है इतिहास को। कभी मनुष्य पानी की सुलभता को ध्यान में रखते हुए जल स्रोतों के पास अपनी बस्तियां बनाता था, लेकिन संयोगवश उसे यदि जल पृथ्वी के गर्भ में भी निकलता दिखाई दिया तो उसने उसे प्राप्त करने के लिए कुएं भी बनाए। इतिहास की सीमा में मनुष्य की यह बात भी इसी स्थिति में आ जाती है
कि मनुष्य ने नदी के किनारे से हटकर चौड़े मैदानों में अपनी बस्तियां क्यों बसाई, और यदि बसाई भी तो कब बसाई। खोदे हुए अवशेषों से भी पता लगा है कि पहले लोग जहाँ पर ज्यादा नदी होती थी बड़ी, वहाँ पर ही जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बसते थे। तो वो क्यों बसते थे, और अचानक से उन्होंने कुएं कैसे खोदना स्टार्ट कर दिया, उन्हें कैसे पता चला कि जमीन के नीचे भी पानी है, और वो उन्होंने कैसे प्राप्त किया। इन सब के पीछे कई कारण हैं, लेकिन उन कारणों का हमें नहीं पता। कि इस प्रकार मनुष्य की सांस्कृतिक प्रक्रिया और उपलब्धियां, उनसे जुड़ी घटनाओं को यदि इतिहास कहा जाएगा तो उसमें उनकी ऐसी उपलब्धियों के कारणों का ज्ञान किए बिना अवश्य ही इतिहास अधूरा रहेगा। मतलब कि कोई भी कार्य मनुष्य कर रहा है, मतलब कि इतिहास में इतने राजा महाराजा रहे हैं, उन सभी की उपलब्धियां हम लोग जान रहे हैं, उनके युद्धों के बारे में जान रहे हैं, उनके वो लोग रहे थे, उनकी विशेषता क्या थी, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जान रहे हैं। तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि उन लोगों ने जो कार्य किए वो क्यों किए, इसके पीछे क्या रीजंस थे। तभी हम लोग जान पाएंगे कि उन लोगों ने सही कार्य किया या फिर गलत कार्य किया। इतिहास अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें उन कारणों को जानना होगा, उन रीजंस को जानना पड़ेगा। मतलब कि मान लो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अब हम उसके पीछे का हमें कारण ही नहीं पता कि महाराणा प्रताप ने अकबर से क्यों युद्ध किया, तो क्या उस युद्ध की कोई इम्पोर्टेंस रहेंगी? नहीं रहेंगे। अब हमें पता चलता है कि महाराणा प्रताप ने इसलिए युद्ध लड़ा कि वो मुगलों का शासन नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, वो किसी की भी अधीनता अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो भारत को हिंदुत्व के रूप में देखना चाहते थे, ना कि मुगलों का शोषण सहना चाहते थे। जिस कारण महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध किया, वो अपने देश को बचाना चाहते थे मुगलों से। तो ये रीजंस थे जिसके कारण महाराणा प्रताप ने युद्ध किया, और इसी के कारण जब हमें ये कारण पता चले तभी हमने महाराणा प्रताप को इतना महान समझा है। जब तक हमें यही नहीं पता कि अकबर की अधीनता उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार की थी, क्यों वो इतना ज़्यादा लड़े थे, इतना बड़ा अकबर सम्राट था, उसके बाद भी वो लड़े थे, उनके रीजंस हमें पता चलेंगे तभी हम महाराणा प्रताप को महान समझेंगे। इतिहास में जो भी घटनाएं घटी हैं तो उसके पीछे का हमें कारण पता होना चाहिए, वरना तो हम इतिहास को नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें इसी के बारे में बताया गया है कि कोई भी राजा की उपलब्धियां तब तक हम नहीं जान सकते हैं जब तक कि उसके पीछे का कारण हमें नहीं पता है। अगर हमें कारण नहीं पता है तो उसका इतिहास भी अधूरा ही रहेगा। तभी E.H. कार्ड ने भी लिखा है कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है। मतलब कि हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके कारणों का भी अध्ययन कर रहे हैं कि इतिहास के पीछे कारण क्या रहे थे। हम कोई भी युद्ध पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि युद्ध के पीछे कारण क्या रहा था। हम कोई भी घटना देखते हैं तो उसके पीछे देखते हैं कि उसका कारण क्या रहा होगा। तो इसलिए इतिहास में कारणवाद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई है। सर्वप्रथम अरस्तु ने कहा था कि बिना किसी कारण के किसी कार्य का होना संभव ही नहीं है। मतलब कि कोई भी अगर कार्य हम कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण अवश्य होगा, बिना कारण के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसी के बारे में J.B. ब्यूरी का भी कहना है कि कार्य कारण समीकरण रेल व पटरी की भांति समांतर हैं। मतलब कि कार्य अगर रेल है तो कारण पटरी है, बिना पटरी के रेल नहीं चल सकती। उसी प्रकार बिना कारण के कोई कार्य भी नहीं हो सकता। अगर हमें कार्य करना है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा, इसीलिए हम वो कार्य करेंगे। तो ये था इतिहास में कारणवाद का सिद्धांत। इसमें बस सिंपल सा समझाया गया है कि कोई भी इतिहास की घटना कोई भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। जो भी इतनी सारी घटनाएं हुई थी, 1853 की क्रांति हुई थी, महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच में युद्ध हुआ, जो भी छोटी मोटी जलियांवाला बाग हत्याकांड ले लो, कोई भी क्रांति हुई थी उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हुए होंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि कारण के पीछे भी कई कारण होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पता है, वो इतिहासकार जिन्होंने लिखा है उनको भी नहीं पता होता है। तो उनको भी अब वैज्ञानिकों ने जानना स्टार्ट कर दिया है कि क्या कारण रहे होंगे कि उस समय उन लोगों ने ये कार्य किए थे। तो यही है कारणवाद का सिद्धांत, और इसको बहुत से लोगों ने माना भी है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसका खंडन भी किया है उनका। तो ये था इतिहास में कारणवाद का सिद्धांत। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।